नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह आज की गणित की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा छठी का तीसरा अध्याय आगे पढ़ेंगे। अभी तक इस अध्याय में हम गुणनखंड और गुणन सीख चुके हैं, भाज्य अभाज्य संख्याएं सीख चुके हैं, सम विषम संख्याएं सीख चुके हैं। आज की कक्षा में हम विभाजकता के कुछ और नियमों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के कुछ नियम और अभाज्य गुणनखंड। विभाजकता के कुछ नियमों में 18 का एक गुणनखंड बता सकते हैं और यह आ गया 9 के जब हम आगे गुणनखंड करते हैं तो यह आ गया 3। क्या संख्या 18 का एक गुणनखंड 3 है? और उत्तर आया हाँ। 18 का कोई अन्य गुणनखंड बताइए, यह है 6 का एक गुणनखंड बताइए 2, तो यह 18 का भी एक गुणनखंड है, अर्थात 18 को विभाजित करता है। इसकी जांच के लिए 18 के अन्य गुणनखंड कीजिए और जांच के बाद हम पाएंगे, जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, वह संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, यानी एक संख्या से भाग होती है, तो वह संख्या जो दी गई संख्या है, उस संख्या से जिससे वह भाग हो रही है, उसके प्रत्येक गुणनखंड से भी पूरा भाग होगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 18 के गुणनखंड 6 और 3 ले लिए हैं, या 18 के गुणनखंड हमने ले लिया 9 और 2। अब 9 के आगे जो गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3, तो ये 3 भी 18 को पूरा भाग करेगा। यदि कोई संख्या किसी एक संख्या से पूरा भाग होती है, तो उस संख्या के गुणनखंड भी दी गई संख्या को पूरा भाग करेंगे। अगला देखते हैं, संख्या 80 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। यह 4 और 5 की गुणा 20 से भी विभाज्य है तथा 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये महत्वपूर्ण है। सह अभाज्य संख्याएं जिनका सारो गुणनखंड केवल एक होता है, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार 60 3 और 5 दोनों से भाग होता है, तो 3 और 5 की गुणा 15 से भी 60 भाग होगा। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो, तो वह उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। दो संख्याएं हैं 16 और 20। 16 4 से भाग होती है, 20 भी 4 से भाग होती है। अब जो नियम है वो है कि यदि हम 16 और 20 को जोड़ दें, तो ये आ गया हमारे पास 36। क्या 36 भी 4 से भाग होता है? जी बिल्कुल होता है, 9 चौका 36। यदि 20 और 16 को घटा दें तो ये आएगा 4। क्या 4 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो नया जो अगला नियम हमारे पास बना, यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो, तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा, और अगला हो जाएगा घटा भी। इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से पूरा भाग होगा। इसी तरह से यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या से भाग होती है, तो उनका अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। आप देखें 35 है, 35 5 से भाग होता है, 20 भी 5 से भाग होता है। 35 और 20 का अंतर कितना आया? 15, और 15 भी 5 से भाग होता है। तो दो संख्याओं के अन्य युग्म लेकर इस नियम की आप जांच करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अभाज्य गुणनखंड।
गुणनखंडन क्या है? किसी संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। 24 को हमने 4 गुना 6 लिख दिया तो ये इसका गुणनखंडन हो गया, गुणा में टुकड़े हो गए। 24 को 3 गुना 8 के रूप में लिख दिया। अगला जो आज का हमने विषय है वो है हमारा अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन। हम 24 के गुणनखंड किए हमने 4 और 6, लेकिन 4 और 6 दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। 4 के फिर हमने गुणनखंड कर दिए 2 गुना 2, 6 के गुणनखंड कर दिए 2 गुना में 3। अब आप देखेंगे कि इस गुणनखंड में कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। हम परिभाषा देखेंगे कि गुणनखंडन क्या है? दी गई संख्या को अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। वो गुणनफल कैसा भी हो सकता है, वो भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडन क्या है? किसी संख्या के गुणनखंड में यदि केवल अभाज्य संख्याएं हों तो उसे अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। प्रश्नावली 3.5 के कुछ प्रश्नों को हल करके हम इन सीखे गए नियमों का अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी? जी नहीं। 3 से भाग होने वाली संख्या है 6, लेकिन 6 9 से भाग नहीं होती। अगला है कि यदि एक संख्या 9 से भाग होगी तो वह 3 से भी भाग होगी। क्यों? क्योंकि 3 9 का एक गुणनखंड है। 3 9 का एक गुणनखंड है। जो संख्या 9 से भाग होगी वह उसके गुणनखंड से भी भाग होगी। आप 9 के पहाड़े को देखिए, वो सारे के सारे संख्याओं को 3 से भाग करके देखिए, आपको अपने उत्तर की पुष्टि हो जाएगी। एक संख्या 18 से भी विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, गलत हो जाएगा। 3 और 6 से 12 भी विभाज्य है। 3 चौके 12 और 6 दूनी 12, लेकिन 18 से विभाज्य नहीं है। नियम क्या था कि वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 6 में तो कॉमन 3 आता है। 3 दोनों का एक गुणनखंड है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से विभाज्य होगी, क्योंकि अब की बार 9 और 10 क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये गलत है। यहाँ 9 और 10 दोनों सह अभाज्य हैं, लेकिन 10 भी और 9 भी दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं भी हैं। अगला प्रश्न है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होंगी। बिल्कुल गलत है। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भाग होंगी, क्योंकि 4 8 का एक गुणनखंड है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित नहीं करे। कोई गारंटी नहीं है कि वो अलग अलग विभाजित करे। आइए इस गतिविधि से हम गुणनखंडन वृक्ष को समझते हैं। बच्चे ने यहाँ 12 कंचे लिए हुए हैं और वो 12 एक गोल दायरे में वो संख्या लिख लेता है। उसके बाद उन 12 कंचों को वो एक एक करके 2 भागों में बांटता है। इस तरह से 2 भागों में वो बांटता जाता है और ये पूरे कंचे 2 भागों में बंट गए हैं। इस तरह से ये दोनों भागों में किए गए कंचों को अगले गोल दायरे में ले जाएगा और फिर एक गोल दायरे में से कंचे हटाकर ये लिखेगा कि ये कितने भागों में कंचे बांटे गए हैं। इन 2 भागों में से एक में जितने
भाग बने हैं उनकी संख्या लिखेंगे तो 2 संख्या लिख दी, और दूसरे गोल दायरे में जितने कंचे उस भाग में आए थे उनकी संख्या लिखेंगे तो उनकी संख्या है 6। अब हम एक गोल दायरे में जो 6 कंचे आए हैं उनको आगे फिर 2 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। फिर से 2 गोल दायरों में अलग अलग कंचे डालते रहेंगे और हम पाते हैं कि दोनों गोल दायरों में पूरे कंचे बंट गए हैं। तो कंचों की संख्या आई 3 और भाग बने 2। तो उसी तरह से एक गोल दायरे से हम कंचों की संख्या हटाकर उनके भागों की संख्या लिखेंगे और दूसरे गोल दायरे में हम कंचों को हटाकर उनकी संख्या लिखेंगे। 3 संख्या आई हमारे पास। 12 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में 6 और 2 के रूप में बांटा। उसके बाद 6 को फिर 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में बांटा, 3 और 2। तो हमारी टहनियों पर जो संख्याएं आई 2, 2 और 3, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि 60 के हमने भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इसमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। पहले गुणनखंड वृक्ष क्या होता है इसके बारे में आप सीखें। कोई संख्या है 12, इस 12 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप लिखें, 2 छिके 12। फिर 6 को आप अलग अलग 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखें, 3 दूनी 6। तो ये 2, 2 और 3 ये अभाज्य संख्याएं टहनी पर पहुंच गई और वृक्ष यहाँ से शुरू हुआ था। इस वृक्ष की जो टहनियाँ होंगी वो आगे गुणनखंडित नहीं हो सकती। इस तरह से इस पूरे के पूरे वृक्ष को हम बोलेंगे गुणनखंड वृक्ष। अब यहाँ 60 दिया हुआ है, 60 को हमने 10 गुना 6 के रूप में लिखा। 6 को आगे एक गुणनखंड 2 आ गया तो दूसरा आ जाएगा 3, और 10 का एक गुणनखंड 5 आ गया तो दूसरा आ जाएगा 2। तो ये हमारा गुणनखंड जो वृक्ष है वो पूरा हो गया। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किस किस को शामिल नहीं किया जा सकता। एक और स्वयं संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। 9999 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3333, फिर 3 से भाग करेंगे 1111, फिर 5 से 7 से भाग नहीं होता, 11 से भाग करेंगे तो 101। 101 किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, ये अभाज्य संख्या है। तो 9999 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 3, 3, 11 और 101 आए। तो अब हम 9999 को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही हमने प्रश्न के अनुसार करना था। हमारे पास प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 10,000। कहता है इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, उस 2 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक उससे भाग होता रहेगा। 2 पंजे 10, 0 0 0। अभी भी 2 से भाग होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे 5 बन गया। ये 2 पंजे 10, 0 0। अभी भी 2 से भाग होगा, इकाई के स्थान पर 0 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अभी भी इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से भाग होगा। 2 छिके 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 2 से अगली संख्या 3 है। 6 और 2 8 और 5 13। अंकों का योग 13, 3 का गुणज नहीं है तो 3 से भाग नहीं होगा। उससे अगली संख्या अभाज्य है हमारे पास 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से तब तक देंगे जब तक होता रहेगा। इकाई का अंक 5 है। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से देंगे, 5 पंजे 25। अब 5 हमारे पास अभाज्य संख्या
बच गई है, तो अब इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास 10,000 किसके बराबर आ गया? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 4 बार, 1 2 3 4, और 4 बार ही आप 5 को लिखेंगे गुना में, 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन आपके पास आ गया है। यहाँ देखिए कि किन अभाज्य गुणनखंड किए हैं। पहले में हमने 4 ले लिया तो 4 भाज्य संख्या है। अगले में देखें यहाँ 1 गुणा में लिख दिया, 1 को हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं में नहीं लेते। 9 भी एक भाज्य संख्या है, इसलिए उत्तर आ गया सी। 70 बराबर 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ये सी जो है आपका वो सही उत्तर है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से भाग होता है। तो 3 संख्याएं हमने ले ली, 1 2 3, इनकी गुणा आई 6, तो 6 गुना में 1। अगली संख्याएं 2 3 4 ले ली, गुणनफल आया 24, 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 4, ये भी 6 से भाग होता है। और संख्याएं हमने 8 9 10 ले ली, गुना किया, गुणनफल आया 720, तो 720 भी 6 से पूरा भाग होता है। अतः इन 3 उदाहरणों के साथ हम कह सकते हैं कि कोई भी लगातार की 3 संख्याएं हों, उनका गुणनफल 6 से भाग होगा। इसका और पुष्टि आप अपने आप और उदाहरण देकर कर सकते हैं। आप लगातार की कोई 3 संख्याएं लीजिए, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, उस गुणनफल को 6 से भाग कीजिए, आप पाएंगे हर बार वह गुणनफल 6 से पूरा भाग हो रहा है। 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह 6 से भी विभाज्य है। कहता है एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, वो 4 गुना 6 से भी विभाज्य होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि हम 4 से भाग देने की और 6 से भाग देने की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, 4 से भी पूरा भाग होते हैं और 6 से भी पूरा भाग होते हैं। हम एक संख्या ले लेते हैं 36। 36 को 4 से भाग करें तो हमारे पास आ गया 9, और 36 को 6 से भाग करें तो हमारे पास आ गया 6। 36 4 और 6 दोनों से भाग होती है, लेकिन 36 6 और 4 दोनों की गुना 24 से भाग नहीं, लेकिन 36 24 से पूरा भाग नहीं होती। और यही कहा था कि अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। क्यों नहीं होती? आप देखिए 4 और 6 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसलिए इनके गुणनफल से सारी संख्याएं भाग हो ये जरूरी नहीं है। 4 भिन्न संख्याओं वाली सबसे छोटी संख्या हो, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? पहली 4 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 सबकी गुणा कर दो, गुणनफल आ गया 210। तो अतः अलग अलग 4 गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या बराबर 210। ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने विभाजकता के कुछ और नियमों के साथ साथ अभाज्य गुणनखंडों को सीखा है। आशा है आपको कक्षा पसंद आई होगी। आपके लिए गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 3.5 करेंगे और आप खूब उसका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।